कई साल पहले राजसमंद गांव में 5 भाई और उनकी एक बहन रहती थी। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उनकी बहन का नाम रागिनी था। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उन 5 भाइयों में से सबसे छोटा भाई एक आंख से अंधा था, लेकिन उसके मन में अपनी बहन के लिए सबसे ज्यादा प्यार और इज्जत थी। वो 5 भाई सारा दिन खेतीबाड़ी का कामकाज करते तो वहीं उनकी बहन घर संभालती थी। उन सभी भाइयों को शिकार खेलने का भी शौक था। कभी कभी वो जंगल से शिकार करके भी लाते थे, जिसे रागिनी उनके लिए बड़े ही प्यार से बनाती थी। एक रोज जब वो सभी खेत पर जाने लगे तो जाते जाते रागिनी के बड़े भाई अशोक ने उससे कहा, बहन, आज सरोटे का साग खाने का बहुत मन है। ऐसा करना, आज रात को खाने में तुम वही बना देना। ठीक है भैया। ये कहकर सभी भाई खेत पर चले गए। इधर घर का सारा कामकाज निपटाकर रागिनी भी सरोटे का साग तोड़ने जंगल चली गई। फिर घर आकर शाम को वो बड़े प्यार से उस सरोटे के साग को काटने लगी। सरोटे का ऐसा साग बनाऊंगी कि भैया भी खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही रागिनी ने चाकू से साग काटना शुरू किया तो चाकू की तेज धार से उसके हाथ की उंगली कट गई, जिससे कि थोड़ा सा खून साग पर भी गिर गया। हे भगवान, इस साग में तो खून गिर गया। अब क्या करूं? भाइयों के खेत से लौटने का भी समय हो रहा है और बाहर दिन भी ढल गया है, तो अब जंगल में दूसरा साग लेने कैसे जाऊं? एक काम करती हूँ, इसे ही बना देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रागिनी ने उसी साग की सब्जी बना दी। शाम को जब सभी भाई घर आए तो रागिनी ने वही साग उनके सामने परोसा। आहा, क्या स्वाद है इस सरोटे के साग में। इतना अच्छा साग तो माँ भी नहीं बना पाती थी। हाँ बहन, हमने तुम्हारे हाथों का साग तो बहुत बार खाया है, लेकिन आज की सब्जी का स्वाद तो बहुत ही अद्भुत है। बताओ ना, ऐसा क्या मिलाया है तुमने इस साग में? ये सुनकर रागिनी डर गई कि कहीं भाइयों को सच पता न चल जाए, लेकिन फिर थोड़ा डरते हुए उसने कहा, कुछ नहीं भैया, मैंने तो हमेशा की तरह ही साग बनाया है। हो सकता है तुम सबको भूख ज्यादा लगी हो, इसीलिए आज सब्जी ज्यादा अच्छी लग रही हो। मुझे तो सब्जी इतनी अच्छी लगी कि मेरे लिए तो तुम कल भी यही बनाना। सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों, हम सबके लिए बनाना। हाँ, ठीक है। सबके कहने पर रागिनी ने अगले दिन भी सरोटे का साग बनाया, लेकिन उस दिन उन सबको उसमें वो स्वाद नहीं आया और खून लगे साग का स्वाद वो अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे थे। फिर सबके अनुरोध करने पर आखिरकार रागिनी ने उस दिन की सच्चाई उन 5 भाइयों को बता ही दी। उसकी बात सुनकर चौथे नंबर वाले भाई ने अपने सभी भाइयों से अकेले में कहा, भाइयों सोचो, जब रागिनी के खून की कुछ बूंदें उस साग में गिरने से सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो गई, तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने आपस में चर्चा की और ये प्लान बनाया कि वो अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन वो सभी धोखे से अपनी बहन को जंगल में शिकार खेलने के बहाने लेकर गए और उसे एक ऊंची मचान पर बैठने को कहा। बहन, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, यहाँ जानवर तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सभी धनुष लेकर वहाँ से चले गए। मैं जानती हूँ तुम सब मुझे यहाँ अकेले लेकर क्यों आए हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सबकी इच्छा पूरी हो। रागिनी उस मचान पर जाकर बैठ गई। फिर सभी भाइयों ने एक एक कर निशाना लगाना शुरू किया, लेकिन वो तीर उसको न लगकर उसके बगल में आकर गिरे। उसे एक भी तीर नहीं लगा। आखिर में 5वें और सबसे छोटे भाई की बारी आई। रागिनी जानती थी कि उसका सबसे छोटा भाई उसे बहुत प्यार करता है। नहीं, मैं अपनी बहन पर तीर नहीं चलाऊंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी आज आखिरी दिन होगा। फिर सबके कहने पर सबसे छोटे भाई ने बेमन से तीर चलाया तो रागिनी ने गाना गाते हुए कहा, मारो मारे भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, मारो मारो भैया। आखिर में उसका तीर रागिनी की छाती पर जा लगा और उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सभी भाई वहां आए और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगे। ये देखकर छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा। छोटे, तू ये रोना धोना बंद कर और अभी जंगल में से लकड़ियां और पानी लेकर आ। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया। रात को उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मांस को भी आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। फिर उसने परोसे गए बहन के मांस को एक गड्ढे में डाल दिया। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। इस घटना के कई साल बाद एक रोज एक साधु उस बांस के पास से गुजरा। उसने इतने सुंदर बांस को देखकर कहा, अगर इससे बांसुरी बनाई जाए तो कितनी सुंदर धुन निकलेगी। उसने उससे एक बांसुरी बनाई जिससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती थी। जो भी उस बांसुरी की आवाज सुनता मंत्र मुग्ध हो जाता।
एक रोज वो संत उस बांसुरी को बजाते हुए रागिनी के बड़े भाई के घर पहुंचा, लेकिन उसके घर के बाहर पहुंचते ही उस बांसुरी में से करकरी सी धुन निकलने लगी। उसमें से केवल एक ही धुन निकलती थी, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। आखिर में वो सबसे छोटे भाई के घर पहुंचा, जहां उस बांसुरी में से बहुत ही सुरीली धुन निकलने लगी। बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपा कर युग युग से रखा है अंदर। बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। छोटे भाई ने उस साधु को थोड़ा अनाज और धन देकर वो बांसुरी उससे ले ली। न जाने क्यों, लेकिन इस बांसुरी से बड़ी जानी पहचानी सी धुन आ रही है। अगले दिन जब छोटा भाई शाम को काम से घर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ये देख वो हैरान हो गया। अब वो जब भी बाहर जाता तो हर बार यही होता। फिर एक दिन उसने सोचा, आखिर मेरे घर को इतने सुंदर तरीके से कौन सजाता है? कहीं मेरी चारों भाभीियों का काम तो नहीं? फिर इस बात का पता लगाने के लिए वो अगले दिन अपने कमरे में ही छुप गया। कुछ देर बाद उस बांसुरी में से एक लड़की बाहर निकल कर आई और घर के सारे काम करने लगी। उसे देखकर छोटा भाई हैरान रह गया। रागिनी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो... जैसे ही वो लड़की बांसुरी में जाने लगी तो छोटे भाई ने झट से उस बांसुरी को आग लगा दी और उस लड़की पर तुलसी जल फेंक दिया, जिससे वो एक असली लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई। मेरी बहन रागिनी, मेरी बहन। मेरा प्यारा छोटा भाई। एक भाई को अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल गई थी और बहन को उसका प्यारा भाई। इसके बाद दोनों भाई बहन खुशी खुशी उसी घर में एक साथ रहने लगे। चंदनपुर गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सब बच्चे अपनी पहली टीचर अनीता को बहुत पसंद करते थे। अनीता का स्वभाव भी उन बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, पर अपनी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अनीता को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है मंजुलिका। क्या नाम है मेरा? सभी बच्चे मंजुलिका का नाम दोहराते हैं। उनमें से एक बच्ची निशा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। ए इधर आ लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? मंजुलिका। निशा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर मंजुलिका का पारा हाई हो गया। उसने हाथ पे पकड़ी डंडी जोर से निशा के हाथ पर मारी। निशा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना? तुम सबको अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका सबको डंडे से बहुत पीटती है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर ये कहा कि आज स्कूल में तुम सबकी पिटाई हुई है तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मंजुलिका की गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने सहम गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम ही निकल गया। गरीब मासूम बच्चे मंजुलिका से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। कान खोलकर सुन लो तुम सब। कल 10-10 रुपए स्कूल लेकर आना। अगर जो नहीं लाया फिर उसकी क्या हालत होगी ये उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ या फिर छीन कर लाओ या मांग कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी न किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर निशा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए निशा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आने हैं, तो क्यों नहीं लाई? टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था पर माँ ने कहा कि वो आज नहीं दे सकती, 1-2 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 1-2 दिन तक दे दूंगी टीचर जी। चल फिर ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती तू पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहां धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस आ रहा है? करूं तेरे खिलाफ रिपोर्ट? अभी तेरे को स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है, तू स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा अनपढ़, तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। चल जा, अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ।
बेचारा गरीब चपरासी भी उस अत्याचारी टीचर मंजुलिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी दीनू जानता था कि मंजुलिका बहुत चालाक है, वो उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वो चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। निशा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो स्कूल नहीं गई। ये बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है, बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद्य जी। 2-3 दिन बाद जब निशा की तबीयत में सुधार आता है तो वो स्कूल पहुंचती है। 10 रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। मंजुलिका जी, ये घड़ों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहां पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। दीनू, इसमें ठंडा पानी भर दो ताकि मंजुलिका जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घड़ा बच्चों के लिए भी रख दो। स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब। गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप दीनू के हाथ कहलवा दीजिएगा। आखिर आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं। हमारे गांव के लिए इतना कर रही हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद मंजुलिका फिर से अपने रूम में आ जाती है। टीचर जी, ये आपने जो पैसे मंगाए थे वो लाई हूँ। ठीक है, कहाँ गायब थी तू? 2-3 दिन से आई क्यों नहीं स्कूल? टीचर जी, मुझे बुखार हो गया था, इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो। कितना गंदा हो रहा है यहाँ, एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पोछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में झाड़ू पोछा था, और ये सब अत्याचारी टीचर मंजुलिका के कारण था। मंजुलिका आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज हैं बड़े मीठे। ओ, अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब। तुम सब में से मोची किसका बाप है? टीचर जी, मेरे बापू जूते पालिश करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल, अब ये मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर। तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है। ले पकड़ टुकड़ा। टीचर, ये आपके मुंह का जूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा? नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ? अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तू पिटेगा, इतना पिटेगा कि तू हमेशा याद रखेगा। मंजुलिका ने डंडी उठाई और जोर जोर से बच्चे को पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर मंजुलिका ने उसकी दर्द भरी चीख नहीं सुनी। बच्चा दर्द से करा रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी दीनू उस बच्चे को मंजुलिका से छुड़वा लेता है, पर दीनू बहुत परेशान हो चुका था। मंजुलिका ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजुलिका की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह, अरे आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वो दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती हैं, पर जैसे ही निशा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से मंजुलिका वहां आ जाती है और निशा का गला दबा देती है। टीचर जी, छोड़ो मेरा गला, दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखारन अछूत घड़े को हाथ लगाती है, आज तेरी खैर नहीं। तभी दीनू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें निशा की माँ भी होती है। छोड़ो उस लड़की को, छोड़ो उसे। चौधरी साहब, अब आप? अरे मैं तो। तभी निशा की माँ मंजुलिका को जोरदार थप्पड़ लगाती है। निशा अपनी माँ से लिपट कर रोने लगती है। माँ, ये टीचर बहुत गंदी है, हमें बहुत मारती है माँ। मेरी बच्ची। ललन, इंस्पेक्टर साहब को फोन मिला। इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिए चौधरी साहब, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। चौधरी साहब, कब से सोच रहा था कि इस अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं। पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया।
आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते दीनू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। मंजुलिका को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह करने पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर अनीता को वापस बुला लिया जाता है। अनीता भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी।